जय हिंद दोस्तों, हेलो एवरीवन, नमस्कार प्यारे बच्चों। मेरा नाम है राहुल परमार और आज आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं विक्रांत बेच के इस प्यारे से लेक्चर के अंदर। दोस्तों, अभी तक हमने जो पढ़ा उसके अंदर हमने क्लाइमेटोलॉजी पूरा कंप्लीट कर लिया। व्हाट इज क्लाइमेटोलॉजी? द एटमॉस्फेयर साइंस। वो क्या था, उसमें हमने क्या जाना? हमने एटमॉस्फेयर के बारे में जाना, उसका कंपोजिशन जाना, उसका स्ट्रक्चर जाना, उसके बाद टेम्परेचर पढ़ा, इंसोलेशन पढ़ा, हीट बजट पढ़ा, विंड्स पढ़ा, प्रेशर पढ़ा। इन सबको कंप्लीट करने के बाद रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स, कंडेंसेशन, इन चीजों को कंप्लीट करने के बाद साइक्लोन, ट्रॉपिकल, टेम्परेट साइक्लोन पढ़ने के बाद हमने वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन के अंदर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, सूडान टाइप क्लाइमेट, सवाना टाइप क्लाइमेट, मॉनसून टाइप क्लाइमेट, चाइना टाइप क्लाइमेट, गल्फ टाइप क्लाइमेट, नताल टाइप क्लाइमेट की बात करी। साथ ही साथ हमने ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, साइबेरियन टाइप क्लाइमेट, लोरेशियन टाइप क्लाइमेट, स्टेपिस टाइप क्लाइमेट और टुंड्रा, परमाफ्रोस्ट, इन चीजों को हमने डिस्कस किया था हमारे पिछले लेक्चर्स के अंदर। बट ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर एकदम नई शुरुआत लेकर के आया आप लोगों के लिए। ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी मतलब द ओशियन साइंस। ओशन मतलब समुद्र के अंदर जो जो चीजें मिलती है उनकी साइंटिफिक एंड ग्राफिकल स्टडी को ओशियनोग्राफी कहते हैं बच्चा। तो ओशियनोग्राफी मतलब समुद्र के अंदर की सारी चीजों की ग्राफिकल साइंटिफिक इंग्रेडिएंट्स की स्टडी को ओशियनोग्राफी कहेंगे। ठीक है बच्चा? ओके, तो यहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस चीज के बारे में, हम क्या कवर करने वाले हैं। हम कवर करेंगे यहां पर रिलीफ इनसाइड दी ओशियन। मतलब समुद्र के अंदर क्या क्या है। क्या समुद्र एक पानी के टब की तरह है कि पांव रखा गप से अंदर? क्या ऐसा है? अगर नहीं है तो समुद्र के अंदर क्या है? क्या समुद्र के अंदर भी वैसे ही पहाड़ है जैसे जमीन के ऊपर है? क्या उसके अंदर वैसे ही पठार है, मैदान है जैसे जमीन के ऊपर है? क्या उसके अंदर खाइया नहीं है? क्या उसके अंदर ट्रेंचेस नहीं है? तो सबसे पहले देखेंगे हम रिलीफ इनसाइड द ओशन। दूसरा हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ओशन वाटर। मतलब समुद्र के पानी की विशेषता। समुद्र का पानी खारा क्यों है? यह प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि समुद्र का पानी खारा क्यों है, समुद्र के पानी का तापमान क्या रहेगा, उस प्रॉपर्टी की बात करेंगे। और बात करेंगे मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर। समुद्र का पानी मूव करता है, ओशन करंट्स के फॉर्म में मूव करता है, मतलब समुद्री जलधारा, और जलधारा के अलावा मूव करता है ज्वार भाटा, मतलब टाइड्स के फॉर्म में। तो इन सारी चीजों को इस सेशन के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चा? ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ओशन की, कि समुद्र की क्या जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है ओशन का। तो ओशन का इंपॉर्टेंस जानने के लिए सबसे पहले क्यों हम पढ़ते हैं ओशनोग्राफी को? बिकॉज ओशन कवर 71% पार्ट ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ। हमारी धरती, हमारे ग्रह का लगभग 71% पार्ट, जिसके कारण हम इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं। इवन पैसिफिक ओशन जो है, पैसिफिक ओशन जो है बच्चा, ये ओशन धरती का एक पूरा चेहरा ढक लेता है। आपको दिखाई दे रहा हो यहां पर, ये देखो पूरा का पूरा पार्ट आप देख रहे हो बच्चा, कि आपको एक तरफ से देखोगे पूरा नीला क्यों दिखाई दे रहा? क्योंकि ये पूरा पैसिफिक ओशन है। तो हमारी अर्थ का 71% पार्ट कवर करना, उसके अलावा पैसिफिक ओशन जैसा ओशन जो पृथ्वी का एक चेहरा पूरा ढक लेता है, इतना बड़ा ओशन है, तो ये तो हमारे लिए जरूरी है ना कि इस ओशन के अंदर है क्या, ये जानना। अगर कोई सी जगह है जो 71% पार्ट को कवर करती है, तो उस 71% में है क्या, इस चीज को जानना होता है ओशनोग्राफी। सबसे पहला पॉइंट, फॉर द रिसोर्सेस। दूसरा, समुद्र के अंदर कई सारे रिसोर्सेस मिलते हैं, उन रिसोर्सेस का हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले नॉर्मली बात कर लेते हैं मछलियों की। मछली भी एक फूड रिसोर्स है जो हमको इसके अंदर से मिलता है। इसके अलावा और कौन कौन से रिसोर्सेस है? इसके अलावा पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, जो मैग्नीज के नोड्यूल्स मिलते हैं इंडियन ओशन के अंदर, वो हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके कोरल्स, वो भी एक रिसोर्स हो जाएंगे। तो इन सारी चीजों के लिए हम समुद्र की स्टडी करते हैं। फॉर द नेविगेशन, जमीन पे चलना और पानी पर तैरना। तो जमीन पर चलने के लिए तो हमारे पास रोडवेज है और पानी के लिए वाटरवेज है। तो वाटरवेज नेविगेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो इस नेविगेशन को जानने के लिए समुद्र के बारे में जानना बहुत बहुत ज्यादा अत्यंत आवश्यक हो जाएगा। इसके तत्पश्चात हम जाएंगे फूड सिक्योरिटी के ऊपर। फूड सिक्योरिटी मैंने आपको बता दिया कि समुद्र के अंदर मछली मिलती है,
समुद्र के अंदर और अलग चीजें मिलती है, जैसे सी लायन, सी हॉर्स, सील, वॉलरसेस, इस तरह के एनिमल्स जो समुद्र के अंदर मिलते हैं जिनको खाया जा सकता है, जो कि कोस्टल एरिया की फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत बेस्ट होते हैं, इसलिए समुद्र की हम स्टडी करते हैं। अगला पॉइंट आता है एनर्जी फ्रॉम द ओशन। एनर्जी फ्रॉम द ओशन में आ जाएगा आपका टाइडल एनर्जी, ठीक है। टाइडल एनर्जी के बाद आ जाएगा ऑप्स्प्रे। ऑप्स्प्रे में क्या होता है, ओशन वाटर जो सर्ज करके वापस रिड्यूस होता है, उससे एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। फिर ओशन की सरफेस का टेम्परेचर अलग होता है और ओशन के डेप्थ में टेम्परेचर अलग होता है, तो इस टेम्परेचर में जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस से भी हम एनर्जी जनरेट कर लेते हैं। तो इस तरह से एनर्जी के लिए ओशन बहुत ज्यादा जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद इंफ्लुएंस ऑफ द क्लाइमेट। ओशन जो होता है किसी भी जगह के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे इन्फ्लुएंस करता है, जैसे मुंबई और दिल्ली की बात करूं तो मुंबई का क्लाइमेट है मॉडरेट क्लाइमेट और दिल्ली का क्लाइमेट है एक्सट्रीम क्लाइमेट। व्हाट डज मीन बाय मॉडरेट एंड एक्सट्रीम? मॉडरेट क्लाइमेट वो क्लाइमेट होता है जहां पर बेटा ना तो गर्मी बहुत तेज हो और ना ठंड बहुत तेज हो, जहां दोनों मॉडरेट रहो। और दिल्ली में क्या है, गर्मी भी एक्सेसिव होती है और ठंड भी बहुत ज्यादा होती है, तो दैट इज द एक्सट्रीम क्लाइमेट। तो जो कोस्टल एरिया होते हैं वहां पर ये क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करता है समंदर, इसलिए समुद्र का पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वर्क एज ए कार्बन सिंक। कार्बन सिंक का मतलब क्या होता है, समुद्र के अंदर जो पेड़ पौधे मिलते हैं, समुद्र के अंदर जो कोरल मिलता है, वो कोरल क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर की कार्बन है उस कार्बन को अपने अंदर ले लेता है, उसको सिंक कर लेता है। तो इसलिए कार्बन सिंक का काम भी ये ओशन करते हैं बेटा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ओशन की स्टडी के लिए, ठीक है। सो ये हमारा एक पॉइंट हो जाएगा कि क्यों हम ओशियनोग्राफी की स्टडी करते हैं, क्यों हम ओशियंस के बारे में पढ़ते हैं। इज दैट क्लियर टू यू एवरीवन गाइस? क्या आप सभी को ये समझ में आ गया? ठीक है बच्चा, चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ। हमारा क्या है, हमारा सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, डीगेजिंग, मतलब समुद्र का निर्माण कैसे हुआ। तो डीगेजिंग की एक प्रोसेस थी जिससे समुद्र का फॉर्मेशन हुआ था। क्या हुआ था डीगेजिंग में? वोल्केनो ज्वालामुखी के अंदर से सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, वाटर वेपर जैसी गैसेस निकल के बाहर आई थी और वो गैसेस एटमॉस्फेयर के अंदर गई थी। और एटमॉस्फेयर के अंदर जब गई तो उसमें से वाटर वेपर ने बनाया बादल, और जब बादल बनाया, वो बादल बनने के बाद कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन से जो प्रेसिपिटेशन हुआ मतलब बारिश हुई, वो पानी धरती के कुछ लो लाइंग एरिया के अंदर इकट्ठा होता गया। मतलब ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है बेटा, दीस आर दी लो लाइंग एरिया, इनके अंदर पानी जमा होता गया। और ये जो पानी इनके अंदर जमा हुआ, इस जमे हुए पानी को हमने ओशियन का दर्जा दिया। मतलब समुद्र जो है इन्हीं पानी से मिलकर के बना हुआ है। तो पहले क्या हुआ, ज्वालामुखी फटी, ज्वालामुखी के फटने के बाद गैसेस बाहर गई एटमॉस्फेयर के अंदर, और जब गैसेस एटमॉस्फेयर के अंदर गई तो वहां कंडेंस होकर के बादल बने वाटर वेपर के थ्रू, और वो वाटर वेपर जब धरती पर गिरी तो उससे समंदर भरे। तो ये एक पॉइंट हो गया कि फॉर्मेशन ऑफ द ओशन क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब हम ये देखते हैं अर्थ के ऊपर टोटल कितने ओशंस है जिनके बारे में हमें जानना है। ओशियंस ऑन द अर्थ। हम ओशियनोग्राफी की बात कर रहे हैं तो हम पहले इनकी तो बात करें कि हमारी अर्थ के ऊपर टोटल कितने ओशियंस है। तो बच्चा हमारी अर्थ के ऊपर टोटल 5 ओशियंस है जिनसे मिलकर के 71% पानी आया है। सबसे बड़ा ओशन है नॉर्थ पैसिफिक ओशन। पैसिफिक इधर भी है, पैसिफिक इधर भी है। क्यों? क्योंकि धरती गोल है। तो पैसिफिक ओशन एस शेप में आपका बना हुआ अटलांटिक ओशन। इंडिया के साउथ में इंडिया के नाम से बना हुआ है हिंद महासागर या फिर इंडियन ओशन। इसके बाद यहां पर नीचे आ जाएगा आपका सदर्न ओशन और नॉर्थ में आ जाएगा आपका आर्कटिक ओशन। इतने सारे ओशंस हैं जो कि बने हुए हैं अर्थ के ऊपर। अब सीडीएस के अंदर किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता देता हूं। कुछ क्वेश्चंस जो सीडीएस के अंदर आते हैं वो आते हैं स्ट्रेट से। स्ट्रेट्स जो होती है ना, स्ट्रेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी स्ट्रेट है, वो स्ट्रेट कहां पर है। एस्थेमस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सुइस कैनाल से पूछा गया था, कब बनाई गई। मलक्का स्ट्रेट से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये है आपका कैस्पियन सी और ये यहां पर है आपका ब्लैक सी। तो कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, इस टाइप के क्वेश्चन यहां से बच्चा पूछे जाते हैं। ठीक है, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अब थोड़ा सा वाटर इंडेक्स की बात कर लेते हैं। वाटर इंडेक्स के अंदर हम देख लेते हैं कि अर्थ के ऊपर टोटल कितने % एरिया किस तरह से कवर्ड है। तो वाटर ऑन लैंड सरफेस इज 2.4509%। इतना पानी है जो फ्रेश वाटर है जो जमीन के ऊपर है। कितना? 2.4509%। ठीक है, जिसमें से नदियों में पानी है 0.0001%,
फ्रेश वाटर के जो तालाब है, जैसे सुपीरियर लेक है, जैसे ग्रेट बेयर लेक है, इस टाइप के जितने भी तालाब है, इनके अंदर 0.0094% पानी है, ग्राउंड के अंदर 0.5060% पानी है, और सलाइन इनलैंड की बात करें, जमीन के ऊपर जैसे सोल्ट लेक होता ना, इनके अंदर पानी है 0.0076%। इतना पानी बना हुआ है, और बाकी का जो पानी है बच्चा, वो पानी है आइस शीट के ऊपर। मतलब ये जो धरती है ना हमारी, इस धरती के ऊपर आइस शीट नॉर्थ पोल साउथ पोल पे बनी हुई है। साथ ही साथ जो माउंटेन होती है, इस माउंटेन के ऊपर क्या बना होता है, ये जो माउंटेन होती है ना बेटा, माउंटेन के ऊपर आइस की शीट जमी होती है। तो आइस की शीट माउंटेन के ऊपर जमी होती है, और जब भी आइस की शीट होती है कहां पर, मैदान के ऊपर, और आइस की कैप होती है माउंटेन के ऊपर। तो इन आइस शीट्स, आइस कैप्स के अंदर 1.9250% पानी इसके अंदर है, और टोटल ओशियन के अंदर 97.60% वाटर है बच्चा। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, ओके ओके बेटा। अब इंडेक्स तो जान लिया, अब ओशन के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है उस बारे में भी जरा गौर फरमा लेते हैं। तो ओशन के इंटीरियर की बात करें तो एक ग्राफिकल वे में ओशन का इंटीरियर कुछ इस तरह से बना हुआ है। किस तरह से बना हुआ है? ये जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। सबसे पहले जब हम जमीन से, एक आदमी है, एक लड़का है जो जमीन के ऊपर है, जैसे ये ओशन की तरफ चलता है तो सबसे पहले उसे इस पानी में डूबने से पहले मिलेगी कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद एक शार्प स्लोप आएगा, उस एरिया को हम कहेंगे कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद एकदम बॉटम में जहां पर ये सेडिमेंट इकट्ठा होगा वो हो जाएगा कॉन्टिनेंटल राइज। कॉन्टिनेंटल राइज के बाद जो प्लेन्स होंगे, जो ओशन के अंदर प्लेन्स होते हैं, उनको डीप सी प्लेन या फिर अबाइसल प्लेन के नाम से भी बच्चा जाना जाता है। फिर उसके अंदर जहां वोल्केनिज्म होगा, जहां ज्वालामुखी फटेगी, उस जगह को हम बोलते हैं मिड ओशियनिक रिज। तो MOR आपको ओशन के अंदर मिलेगी। और सेम फिर कॉन्टिनेंटल राइज, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल ब्रेक और कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता हुआ आदमी कहां चला जाएगा? दूसरी तरफ जमीन के, ठीक है। पहली तरफ से चलना शुरू किया था, इन रास्तों के अंदर होता हुआ उधर चढ़ गया, ठीक है। ओके बच्चा, एक एक करके सभी को जानते हैं। पहले बेस्ड ऑन साइज की बात करें तो साइज के बेसिस पर मेजर जो 3 फीचर्स है हमारे पास जो समुद्र के अंदर है, उसमें आता है एक तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, मिड ओशनिक रिज और अबाइसल प्लेन। सबसे बड़े होते हैं अबाइसल प्लेन, लगभग ओशन का 70 से 75% एरिया ये कवर करके रखते हैं अपने अंदर, ठीक है। तो ये होता है ओशन का इंटीरियर में स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द साइज, सबसे छोटे से लेकर के सबसे बड़े तक कुछ इस प्रकार से होता है। अगला माइनर सी फीचर की बात करें, छोटे छोटे सी फीचर्स कौन से होते हैं ओशन के ऊपर? तो पहला होता है ट्रेंच, एक खाई ओशन के अंदर। उसके बाद सी माउंट, ओशन के अंदर की एक माउंटेन। सी हिल्स जो बाहर निकल के आ गई है। ग्योट्स जिसका फ्लैट टॉप है। आइलैंड्स, छोटे छोटे आइलैंड्स जो होते हैं। और मरीन सबमरीन कैनियन। सबमरीन कैनियन होती है जैसे जमीन के ऊपर वाटरफॉल होती है, ओशन के अंदर भी जो माउंटेन होती है उसके ऊपर कुछ इस टाइप की स्लोप्स होती है जिसको हम सबमरीन कैनियन बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बेटा कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, द मार्जिनल एरिया सबमर्ज्ड अंडर द ओशन वाटर विद द डेप्थ ऑफ 100 फैथम। मतलब 100 फैथम मतलब 1.8, 1 फैथम इज 1.8 मीटर अप्रोक्स। तो जो 100 फैथम है, इतनी डेप्थ तक ओशन के सरफेस से जो डूबा हुआ कॉन्टिनेंट का हिस्सा हमें दिखाई देता है, दैट इज द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होती है बच्चा, इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो स्लोप होता है, जिस एंगल के साथ वो समुद्र में ढलान के साथ झुकी होती है, वो एंगल होता है या तो 1 डिग्री या 2 डिग्री। तो 1 डिग्री से 2 डिग्री तक का इसका एंगल होता है। द थिकनेस ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ वेराइज विद सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स के साथ साथ ये हर कॉन्टिनेंटल शेल्फ की, हर ओशन की कॉन्टिनेंटल शेल्फ वेराई करती है। द कॉन्टिनेंटल शेल्फ वेराई ओशन टू ओशन, जैसा कि मैंने आपको पॉइंट बताया। हर ओशन की ऐसा नहीं है कि वो इंडियन है, वो पैसिफिक है, वो अटलांटिक है, वो आर्कटिक है, वो सदर्न ओशन है, सबकी सेम है, नहीं। हर ओशन की कॉन्टिनेंटल शेल्फ अलग अलग होती है। डिपेंड्स कि अगर कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज नेरो, कहां नेरो होगी? जहां पर हाई माउंटेन्स देखने को मिलेंगे कोस्ट के पास। जब कोस्टल प्लेन्स के पास आपको ऊंचे ऊंचे हाई माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, वहां पर आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ नेरो मिलेगी, जैसे कि पैसिफिक कॉन्टिनेंटल शेल्फ। फॉर एग्जांपल पैसिफिक कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो पैसिफिक कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होती है कि जहां कॉन्टिनेंट्स की जो शेल्फ होती है,
अगर वहां पर माउंटेन है, जैसे कि रोकीज माउंटेन है, एंडीज माउंटेन है नॉर्थ अमेरिकन साउथ अमेरिकन प्लेट के ऊपर, तो रोकीज और एंडीज माउंटेन जहां है ना बच्चा, उस एरिया के पास की कॉन्टिनेंटल शेल्फ नैरो रहेगी, मतलब पतली रहेगी। और वहीं अगर साइबेरिया है, साइबेरिया में क्या है, लंबे, वर्ल्ड के सबसे लंबे प्लेन्स हैं, तो जहां प्लेन्स रहेंगे वहां की कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत बड़ी होगी, लगभग 1500 किलोमीटर तक की कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगी। ठीक है, ये आर्कटिक ओशन के अंदर हमें दिखाई देगी। ये इस तरह से देखो। अब इंडिया की कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात करें तो आप बोलोगे सर इधर तो बड़ी बड़ी माउंटेन है, वेस्टर्न घाट है यहां, फिर वेस्टर्न घाट के होते हुए भी आप बोल रहे हो तो यहां तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पतली होना चाहिए, बट यहां तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ बकाए थोड़ी मोटी दिखाई दे रही है, तो ऐसा क्यों है? रंग ले लेते, ब्लैक ले लेते हैं। यहां की कॉन्टिनेंटल शेल्फ इतनी लंबी क्यों है? इसकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ लंबी इसलिए बेटा क्योंकि ये जो वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया की, इसकी डाउन वार्पिंग हुई है, मतलब टूट करके नीचे गई है जमीन के अंदर। और जब ये टूट करके जमीन के अंदर गई है तो वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल शेल्फ थोड़ी सी बड़ी दिखाई देती कंपेयर टू दी ईस्टर्न कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ईस्टर्न कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपको बच्चा छोटी छोटी दिखाई देगी, पास पास एकदम। दिस इज द ईस्टर्न कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड दिस इज द वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, तो ईस्टर्न कॉन्टिनेंटल शेल्फ इंडिया की नैरो है, वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल शेल्फ इंडिया की जो है वो वाइडर है बच्चा। आगे इसका सिग्निफिकेंट क्या होता है, इसका, इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ का किस काम में आती है? तो इट इज फोटिक जोन। कॉन्टिनेंटल शेल्फ वो जोन होता है बच्चा जहां पर सनलाइट जाती है। सनलाइट जाएगी ना, समुद्र के दो जोन होते हैं, एक ऊपरी भाग जिसे हम फोटिक जोन बोलते हैं और एक नीचा भाग जिसे हम एफोटिक जोन बोलते हैं। तो क्या होता है, इट इज अ फोटिक जोन, देयरफॉर इट इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी। अब फोटिक जोन है मतलब अगर आपके पास वहां पर सूरज की किरणें जा रही है तो घास भी समुद्र की वहीं उगेगी, और घास समुद्र की वहीं उगेगी तो इनके अंदर छुपने के लिए मछलियां भी आएगी, इनके अंदर अलग अलग और जानवर होंगे, जैसे जो टर्टल्स होते हैं, सी लायन होता है, सी हॉर्स होता है, सी काऊ होता है, वोलरसेस होती है, सील होती है, ये सारी चीजें आपको यहीं देखने को मिलेगी। फिशिंग इज मोर प्रोमिनेंट हियर, डोगर बैंक ऑफ नॉर्थ सी। नॉर्थ सी जो कि यूनाइटेड किंगडम के पास में है, ठीक है, यूके के पास में जो नॉर्थ सी है वहां पर फिशिंग बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि उस एरिया के ऊपर सूर्य की रोशनी जब जाएगी तो वहां पर मछलियां बहुत ज्यादा इकट्ठी होगी। एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, हर कॉन्टिनेंटल शेल्फ इतनी ही अच्छी होती है, तो वहां पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर ये चीजें इकट्ठी होगी, और इकट्ठे होने के बाद इस एरिया के अंदर फिशिंग मोर प्रोमिनेंटली आपको देखने को मिलेगी। फोसिल फ्यूल्स आर फाउंड हियर, इस एरिया के पास फोसिल फ्यूल्स देखने को मिलेंगे। क्यों? पेट्रोल के रिजर्व, नेचुरल गैस के रिजर्व, ये सब आपको यहां देखने को मिलेंगे। बट सर ये हमको यहां क्यों देखने को मिलेंगे? ये क्या बात है कि हमको यहां पर देखने को मिलेंगे? अरे बच्चा आप एक पॉइंट समझो कि हमने क्या पढ़ा, मछली, हमने क्या पढ़ा, मछली। मछली कहां मिलती है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर मिलती है। हाँ सर मिलती तो है, ठीक है भैया, तो मछली कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर मिली तो मछली मरेगी कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर। पेड़ पौधे कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर मिले तो पेड़ पौधे डाई डाउन भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर होंगे। तो जब ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर डाइट डाउन होते हैं तो उस जगह के ऊपर मेरे भाई मेरे बच्चे, इस जगह के ऊपर क्या हो जाते हैं, जहां ये डाइड होते हैं, ये लॉन्ग टाइम की प्रोसेस के बाद इनॉर्मस टेम्परेचर, इनॉर्मस प्रेशर के अंदर ये कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल। फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपके नेचुरल गैस, आपका पेट्रोल, ठीक है, ये यहीं से निकलते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया इसका सिग्निफिकेंट रोल क्या होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का बेटा? हाँ, तो सिग्निफिकेंट पढ़ लिया क्या होता है। अब देखते कॉन्टिनेंटल ब्रेक क्या होता है, बड़ा खतरनाक चीज है। अब तो जो हमारा लड़का था, नाम क्या था उसका, सोंटू। तो सोंटू ने जमीन से चलना शुरू किया था, आगे बढ़ा वो नीचे गया और नीचे गया, ऐसे ढल गया। ये समंदर था हमारा, मतलब सोंटू ने पहले क्या सोचा था कि पूरा समंदर टप की तरह होगा, पांव रखेगा गप से नीचे अंदर, बट ऐसा नहीं हुआ। तो पहले उसने क्या देखा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ में क्या हुआ, जब सोंटू आगे बढ़ा तो धीरे धीरे कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो था उसके अंदर वो धीरे धीरे डूबता गया। अब जैसे वो एक पॉइंट पर आया, सडनली वो अंदर चला गया। दैट इज द कॉन्टिनेंटल ब्रेक, दैट इज द ब्रेक। यहां पर क्या हुआ कि वो आगे चल रहा था, अ ट्रांजिशनल जोन, ये समझ लो, मेरा हाथ देखो, दिस इज द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड दिस इज द कॉन्टिनेंटल स्लोप। अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप के बीच में जो मेरी घड़ी है, दिस इज द कॉन्टिनेंटल ब्रेक।
कि यहां से एकदम टूट के शार्पली नीचे गया। तो इट इज अ ट्रांजिशनल जोन बिटवीन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड दैट वाज टर्म्ड एज कॉन्टिनेंटल ब्रेक। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, ओके, ठीक है। अगला कॉन्टिनेंटल स्लोप, इट इज द जोन ऑफ स्टीप स्लोप। अब मैंने बोला था कॉन्टिनेंटल शेल्फ खत्म, ब्रेक खत्म, अब आया कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप इज ए स्टीप स्लोप, एकदम स्टीप, एकदम गहराइयों में जाते हुए समुद्र की। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन आपने देखा होगा, समुद्र की गहराइयों में, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद डीप सी, यहां से इट इज द स्टीप स्लोप एक्सटेंडिंग फ्रॉम कॉन्टिनेंटल शेल्फ, मतलब यहां से लेकर के, तो इन डीप सी प्लेन के बीच का ये जो एरिया होता है, ये समझ में ये क्या होता है? कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है। ग्रेडियंट इसका बहुत ज्यादा होता है, ग्रेडियंट का मतलब होता है ढलाव, ठीक है, ढलान या फिर स्लोप। तो इसका ग्रेडियंट ऐसा होता है, एकदम ऐसा, पहले ऐसा रहता था शेल्फ का, इसका एकदम ऐसा। तो ग्रेडियंट बहुत शार्प होता है इसका, ठीक है, हायर देन कॉन्टिनेंटल शेल्फ। 200 से लेकर के 3500 मीटर तक आपको लेकर जाएगा, मतलब सोंटू को 200 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर तक की, 200 मीटर से 3500 मीटर तक की गहराई में लेकर के जाएगा ये सबमरीन कैनियन। माने जैसे कि जमीन के ऊपर बच्चा क्या होती है, वाटरफॉल होती है, वैसे के वैसे पानी के अंदर कॉन्टिनेंटल स्लोप के ऊपर जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? इस कॉन्टिनेंटल स्लोप के ऊपर जो बनती है, दैट विल बी योर सबमरीन कैनियन माय डियर बच्चा। इसे हम सबमरीन कैनियन के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ गया? यस सर। अरे धीरे बोलो भाई, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप मेरा कान खराब कर दोगे। चलो आगे बात करते हैं डीप सी प्लेन्स के बारे में। डीप सी प्लेन्स मतलब क्या? समुद्र का एकदम गहरा वो हिस्सा जहां तक बिल्कुल उजाला ना जाए। देख रहे हो ये कुर्सी, इस कुर्सी के ऊपर क्या हो सकता है? ये भूत हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो समुद्र का वो हिस्सा जो एकदम डेप में, उसका नाम देखो कितना डरावना लगता है, एबाइसल प्लेन। एबाइसल, सच ए थ्रिलर, हॉरर। तो ये डीप सी प्लेन जिसे अबाइसल प्लेन भी बोलते हैं, ये 3000 से 6000 मीटर तक, मतलब 3 किलोमीटर से 6 किलोमीटर तक चलते हैं समुद्र की गहराई में। ये लगभग पूरे ओशन का 75% भाग कवर करके रखते हैं। मतलब जो मैंने टप आपको बताया था, उस टप का ये बॉटम है, पूरा का पूरा बॉटम है। पेलेजिक डिपॉजिट इसके ऊपर पाए जाते हैं। पेलेजिक डिपॉजिट का मतलब ये होता है जो मछलियां समुद्र में बीच बीच में रहती है, जब वो मछलियां मरती है तो इन्हीं जगह पर आती है। तो पेलेजिक डिपॉजिट आपको यहां बच्चा देखने को मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, ओके। चलिए अब मिड ओशियनिक रिज क्या होता है? मिड ओशियनिक रिज, ये मिड ओशियनिक रिज ये थी। जैसे मिड ओशियनिक रिज को मिड क्यों कहा गया? क्योंकि अटलांटिक ओशन के एकदम बीचों बीच मिली थी मिड अटलांटिक रिज, तो उसी से इसका नाम हो गया MOR, मिड ओशियनिक रिज। अब ये जो मिड ओशियनिक रिज है, इसको मैं जूम कर देता हूं, जूम कर दिया थी, ऐसा बन गया। अब ऐसा आपको दिखाई दे रहा, यहां पे क्या दिखाई दे रहा आपको? कि दो प्लेट एकदम डाइवर्ज हो रही है, चीजें निकल निकल के बाहर आ रही है। तो यहां से जो बाहर आ रहा है, ये दिस इज द लावा, एंड लावा कमिंग फ्रॉम मिड ओशियनिक रिज। लावा कमिंग फ्रॉम मिड ओशियनिक रिज। हाँ, मिड ओशियनिक रिज समझ में आ गया। मिड ओशियनिक रिज को कंप्लीट किया, हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद सी माउंट एंड गियोट्स। सी माउंट एंड गियोट्स क्या होते हैं? सी माउंट आपको दिखाई दे रहा बेटा कि समुद्र के अंदर एक जो माउंटेन जैसा स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को हम सी माउंट कहते हैं। वहीं अगर वो फ्लैट हो ऊपर से, अगर वो ऊपर से फ्लैट हो तो उसे गियोट्स कहा जाता है। अगर सी माउंट ऊपर से लहरों के कारण फ्लैट हो जाए तो उसे गियोट्स कहा जाता है, और वही शार्प हो तो सी माउंट कहते। ठीक है, आइलैंड ग्रुप्स की बात करते हैं तो ओशनिक आइलैंड्स, हमारे यहां पर जो आइलैंड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं बेटा। एक होते ओशनिक आइलैंड जो कि ओशन के अंदर होते डीप, जैसे कि वोल्केनिक आइलैंड और कोरल आइलैंड। ओशन के अंदर पैदा हुई चीजों से ही ये बनते हैं, ओशन के अंदर निकली हुई वोल्केनो से, ठीक है, उसके बाद कोरल से मिलके आइलैंड्स बनते हैं। बट कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स वो आइलैंड्स होते हैं दोस्त जो एक कॉन्टिनेंट से टेक्टोनिकली टूट कर अलग होकर के बनते। तो कॉन्टिनेंटल आइलैंड टेक्टोनिकली टूटकर अलग होकर के बनेंगे, वहीं जो कोरल आइलैंड होंगे और वोल्केनिक आइलैंड होंगे ये ओशन का इटसेल्फ एक हिस्सा होंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद एक प्रकार का आइलैंड और होता है, उस आइलैंड को हम बोलते हैं रिवराइन आइलैंड। रिवराइन आइलैंड क्या होता है बेटा? रिवराइन आइलैंड ऐसा आइलैंड होता है कि जहां पर रिवराइन आइलैंड एक ऐसा आइलैंड होता है जो नदी के अंदर डिपोजिशन के कारण नदी के बीच में ही बन जाए।
जो नदी के अंदर डिपोजिशन के कारण उसके बीच में ही एक आइलैंड जैसा हिस्सा बन जाता है, उसे हम रिवराइन आइलैंड कहते हैं। और ये जो रिवराइन आइलैंड है ये कॉन्टिनेंट के ऊपर बनता है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है माजुली। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड का नाम क्या है बेटा? माजुली उसका नाम है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है, आसाम स्टेट के अंदर। ठीक है, माजुली अपने आप में एक जिला भी है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। द डीपेस्ट रेंज ऑफ द ओशंस आर फाउंड इन, कौन से ओशन के अंदर डीपेस्ट रेंज पाई जाती है? इसका आपको नाम भी बताना है और वो इन चारों में से कौन सा ओशन है वो भी आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन जो आता है, द लाइन ड्रॉन ओवर द मैप जॉइनिंग द पॉइंट हैविंग सिमिलर अमाउंट ऑफ सैलिनिटी इज नोन एज, वो लाइन मैप के ऊपर जो सिमिलर अमाउंट में सैलिनिटी को ज्वाइन करे उसे क्या कहेंगे हम, बताइए। तो आइजोथर्म, आइजोहाइट, आइजोहेलाइन, कौन सी ऐसी लाइन होती है जो सिमिलर सैलिनिटी को ज्वाइन करती है? तो आइजोहेलाइन बेटा ऐसी लाइन होती है जो सिमिलर अमाउंट में सैलिनिटी जहां जहां मिलती है उनको ज्वाइन करती है। आइजोहाइट इक्वल रेनफॉल को ज्वाइन करती है, और वहीं आइजोथर्म इक्वल टेम्परेचर को ज्वाइन करता है बच्चे। ठीक है, ओके, तो सी विल बिकम द राइट आंसर। अगला प्रश्न, द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ, ग्रेट बैरियर रीफ एक कोरल की रीफ है, कौन सी कोस्ट पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। अगर यही क्वेश्चन एनडीए में पूछा जाता तो पूछते कि ग्रेट बैरियर रीफ कौन सी कंट्री के पास है, बट सीडीएस ने क्वेश्चन का वो बढ़ा दिया तरीका। तो ऑस्ट्रेलिया में भी कौन सी कोस्ट के पास है? ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट, सेंट्रल कोस्ट, कौन सी कोस्ट के पास आपको देखने को मिलेगी? तो ग्रेट बैरियर रीफ बेटा हमें ईस्टर्न कोस्ट के पास देखने को मिलेगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट कोस्ट पर आपको कोरल रीफ की बैरियर रीफ, कोरल्स की बैरियर रीफ देखने को मिलेगी। सो सी बच्चा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते प्रॉपर्टीज ऑफ ओशन वाटर की। तो अभी हमने क्या जाना? अभी हमने जाना समुद्र के अंदर क्या क्या है। हमने देखा जो बच्चा था हमारा जिसका नाम था सोंटू, जब वो समुद्र के अंदर गया तो क्या पहाड़ पर्वत सब देखने को मिला, उनकी बात तो हमने कर ली। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ओशन वाटर की, कि ओशन वाटर की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो ओशन वाटर की प्रॉपर्टी में हमको उसकी सैलिनिटी देखना है बच्चा, और उसका टेम्परेचर देखना। हाँ, तो सैलिनिटी जो होती है, सैलिनिटी और टेम्परेचर ये दोनों ओशन वाटर की प्रॉपर्टी होती है। अब ये क्या इंपैक्ट करते? किसी भी कोस्ट के क्लाइमेट को इंपैक्ट करते, वहां के फ्लोरा को, वहां के फ्यूना को। अगर खारा पानी होगा तो अलग फ्लोरा होगा, और मीठा पानी होगा तो अलग फ्लोरा होगा। वैसे ही फ्यूना के बारे में भी है कि डिपेंड्स ऑन वाटर, इट डिपेंड्स ऑन वाटर। अगर वाटर मीठा हुआ तो अलग प्रकार के एनिमल्स रहेंगे, और खारा हुआ तो अलग प्रकार के, क्योंकि हेलोफाइट सिर्फ खारे पानी में रखते, ठीक है। ज़ेरोफाइट जो होते हैं वो कम पानी में लगते हैं, और नॉर्मल जो फॉरेस्ट होते हैं वो मीठे पानी के कारण होते हैं, पोर्टेबल वाटर। तो कोस्टल क्लाइमेट को इंपैक्ट करता है, जैसे ये हमारे देश की कोस्ट है ना, हमारी काठियावाड़ कोस्ट है, कोंकण कोस्ट है, मालाबार कोस्ट है, कोरोमंडल कोस्ट है, ठीक है, नॉर्दर्न सरकार है, फिर नॉर्दर्न सरकार के बाद उत्कल, गंजम, इस तरह की कोस्ट है हमारे इंडिया की। जब मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा आपको तो वहां पर बताऊंगा कौन कौन सी कोस्ट इंडिया के अंदर पाई जाती है। तो इट इंपैक्ट द कोस्टल क्लाइमेट, फ्लोरा एंड फ्यूना, इसको वो इंपैक्ट करता है बच्चा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सैलिनिटी होती क्या है। तो सैलिनिटी इज अ टर्म यूज्ड टू डिफाइन टोटल कंटेंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट इन सी वाटर। समुद्र के पानी के अंदर कितने अमाउंट में नमक घुला हुआ है वो दर्शाता है उसकी सैलिनिटी क्या और कितनी है। सैलिनिटी उसी से डिटरमाइन होती है। तो सैलिनिटी क्या होता है? जितना सॉल्यूशन सोल्ट का पानी के अंदर होगा वो उसकी सैलिनिटी हो जाएगी। तो टोटल कंटेंट ऑफ डिसॉल्व्ड सोल्ट इन अ सी वाटर, उसकी सैलिनिटी जाएगी, ठीक है। जनरली सोल्ट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सॉलिड मटेरियल इन अ ग्राम पर कंटेन 1 किलोग्राम ऑफ सी वाटर। मतलब बच्चा, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये मेरे पास है पानी, कितना है 1 kg, लीटर में बात नहीं कर रहा हूं, केजी में बात कर रहा हूं। 1 kg ऑफ वाटर के अंदर अगर 100 ग्राम नमक है तो उसकी सैलिनिटी हो जाएगी आपकी 1000 पार्ट पर थाउजेंड, मतलब 100 पार्ट पर थाउजेंड।
उसकी सैलिनिटी हो जाएगी कितनी, 100 पार्ट पर 1000। अच्छा, आप बोलोगे सर कि पार्ट पर 1000 ये वाला किसका साइन होता है, दिस इज द परसेंट का जो 100 से निकलता है, और अगर इसमें एक और डॉट लगा दे तो दिस इज द पार्ट पर 1000, दिस इज द पार्ट पर 1000, जो ज्यादा उसको बताता है। तो कितने पार्ट पर 1000 में मिलेगा आपको, 1000 पार्ट पर 1000 में 1000 में कितना मिलेगा आपको, 100 ग्राम नमक है। जैसे कि अगर पानी के अंदर 35 ग्राम है, इट इज 35 पार्ट पर 1000 का मतलब होता है 35 ग्राम नमक है 1000 ग्राम पानी के अंदर। मतलब 1000 ग्राम पानी है मेरे पास, इस 1000 ग्राम पानी के अंदर अगर मैं 20 ग्राम नमक मिला देता हूं तो इट विल बी द 20 पार्ट पर 1000, 40 मिला देता हूं इट विल बी 40 पार्ट पर 1000, 300 मिला देता हूं इट इज 300 पार्ट पर 1000। इस तरह से सैलिनिटी को डिटरमाइन किया जाता है। इट इंपैक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ओशन वाटर। तो ओशन वाटर होता है बेटा, उस ओशन वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी को इंपैक्ट करता है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ओशन वाटर। जैसे कि अगर खारा पानी होगा तो आराम से ठंडा होगा और आराम से गर्म होगा, ठीक है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होता है इस सैलिनिटी के कारण। सो इट इंपैक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ओशन वाटर, ठीक है। मूविंग अहेड, कंपोजिशन ऑफ सोल्ट इन ओशन वाटर। ओशन वाटर के अंदर सोल्ट का कंपोजिशन हमको बताना है कि कौन कौन से सोल्ट ओशन वाटर के अंदर मिलते हैं। तो ओशन वाटर के अंदर जो आपको सोल्ट मिलते हैं दैट इज NaCl मैक्सिमम अमाउंट में 27 पार्ट पर 1000 मिलता है, जो हमारे ओशन का 77% एरिया कवर करके रखता है, ठीक है। हर 1 किलो पानी के अंदर लगभग 27 ग्राम आपको सोडियम क्लोराइड मिलेगा, जो पूरे समंदर का 77% एरिया कवर करके रखता है, ठीक है। अगर एवरेज सैलिनिटी की बात करें पूरे ओशन की बेटा तो 33 से 37 पार्ट पर 1000 होगी। मतलब 33 ग्राम से 37 ग्राम, 33 ग्राम से 37 ग्राम 33 से 37 ग्राम तक नमक आपको 1 किलो पानी के अंदर ओशन में देखने को मिलेगा। दूसरा नमक जो इसके अंदर पाया जाता है वो आता है मैग्नीशियम क्लोराइड। 3.807% होता है, जो 10% तक हिस्सा कवर करके रखता है। मतलब 3.87 ग्राम होता है पूरे 1000 में से। लास्ट में आता है मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट 1.658 ग्राम होता है, 1.658 ग्राम होता है, मतलब पार्ट पर 1000 में 1000 ग्राम पानी के अंदर 1 ग्राम आपको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम सल्फेट मिलेगा, जो पूरे समंदर का 4% हिस्सा कवर करके रखता है, ठीक है। अब यहां तो समझ में आ गया कौन सा नमक हमें ओशन के अंदर मिलता है और नमक की डेफिनेशन क्या होती है, वो तो हमने जान लिया। अब हम जानेंगे ओशन का पानी खारा क्यों है। आप सभी लोग भी ओशन को कभी विजिट किए होंगे, आपने चेक करके देखा होगा, बहुत खारा पानी लगा होगा आप। तो ओशन वाटर इतना खारा क्यों है, क्या इसका कारण है? तो ओशन वाटर की सैलिनिटी के कई सारे कारण हैं, कई सारे सोर्सेस है। जैसे रिवर, रिवर अपने साथ क्या करती है बेटा, सेडिमेंट्स लेकर के आती है। रिवर क्या करती है अपने साथ, सेडिमेंट्स लेकर के आएगी, और ये सेडिमेंट्स जब समंदर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे तो ये रिवर अपने साथ साथ सेडिमेंट लेकर के आएगी। वो सेडिमेंट पानी के अंदर धीरे 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 एड होते जाएंगे, और जब धीरे धीरे ये पानी के अंदर एड होते जाएंगे सेडिमेंट्स, तो इससे क्या होगा, इसके अंदर जितने भी सोल्ट पार्टिकल्स होंगे वो सोल्ट पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होते जाएंगे किसके अंदर, ओशन के अंदर। वो जो सोल्ट पार्टिकल्स नदी अपने साथ लेकर के आएगी वो धीरे धीरे उसके अंदर एक्यूमुलेट होते जाएंगे। तो इसके अंदर के सारा, इसके नदी के अंदर का सारा जो वो होगा सेडिमेंट, वो समंदर में मिलेगा, और समंदर में मिलने वाला सेडिमेंट समुद्र का खारापन बढ़ाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये पहला सोर्स है। इसके बाद अगला आता मिड ओशनिक रीज। मिड ओशनिक रीज का मतलब क्या होता है बेटा, समुद्र के अंदर बीच में जो ज्वालामुखी होती है उस ज्वालामुखी से लावा निकलता है और बाहर ढुलता है। लावा निकलेगा बाहर जाएगा फिका जाएगा, लावा निकलेगा बाहर जाएगा फैल जाएगा। तो लावा अंदर से निकला बाहर गया फैल गया। जब लावा रेगुलरली अंदर से निकल के बाहर जाकर के फैल जाता है तो उसके अंदर जो भी मिनरल्स होते हैं वो मिनरल्स इस ओशन वाटर की सैलिनिटी को इंक्रीज कर देते हैं। तो पहला सोर्स हुआ रिवर, दूसरा सोर्स हुआ आपका ओशन के अंदर मिलने वाली मिड ओशनिक रीज या फिर वोल्केनो जो समुद्र के अंदर मिलती।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वोल्केनिक इरप्शन जो कॉन्टिनेंट के ऊपर होता है, कुछ वोल्केनो ऐसी होती है जो कॉन्टिनेंट के ऊपर फटती है, और जब ये कॉन्टिनेंट के ऊपर फटेगी तो कॉन्टिनेंट के ऊपर फटने के कारण क्या होता है कि ये वोल्केनो का लावा जब निकल के बाहर जाएगा, हिल जाएगा। अब इसके अंदर जो भी सोल्ट पार्टिकल्स है, अगर ये किसी आइलैंड के ऊपर फटी, आइलैंड बहुत सारे वर्ल्ड के अंदर जहां पर वोल्केनो फटती है, जैसे हमारे इंडिया के अंदर नारकोंडम आइलैंड, बेरन आइलैंड, जब यहां से फटेगी तो सारा जो धुआं होगा वो आसमान में जाएगा और धीरे धीरे कहां जाकर के गिरेगा, समंदर पे। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर से जितना मैग्मा निकलेगा वो फैल फैल के कहां जाएगा, समंदर के अंदर। तो ये वोल्केनो भी क्या करता है, ओशन वाटर की सैलिनिटी को धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करता। इसके बाद ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑफ हॉट डेजर्ट, जब हॉट डेजर्ट के ऊपर आंधियां आती है तो आंधियां क्या करती है, अपने साथ साथ रेत के कणों को उठा लेती है। जब रेत जो होती है ना, रेत जो धुली होती है डेजर्ट के अंदर, वो इस आंधी के अंदर सवार होकर आगे जाती है, और आगे जाकर के कहां गिरती है, समंदर के ऊपर। और समंदर के ऊपर जब गिरेगी तो क्या होगा बेटा, समुद्र के ऊपर ये सोल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ये सैंड से बढ़ता जाएगा, और जैसे ही सैंड से सोल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ओशन वाटर के अंदर इंक्रीज होता जाएगा, वैसे ही वैसे इसकी सैलिनिटी बढ़ती जाएगी। तो डेजर्ट के अंदर से सैंड को कहां गिराना, ओशन के ऊपर, विल इंक्रीज द सैलिनिटी, विल इंक्रीज द सैलिनिटी। इसके बाद रेन, रेन में भी एसिड रेन, रेन में भी कौन सी रेन, एसिड रेन। एसिड रेन क्या करती है बच्चा, एसिड रेन क्या करती है कि आपके एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से जब H2O रिएक्ट करता है, इट विल फॉर्म द कार्बोनिक एसिड, और उस कार्बोनिक एसिड की जब रेनफॉल होती है तो रेनफॉल के कारण कार्बोनिक एसिड से जो रेन होती है वो थोड़ी सी हो जाती है सॉल्टी, और वो पानी जब समंदर के ऊपर गिरता है तो वाटर तो वापस से इवापोरेट होकर चला जाएगा, बट उसके अंदर का सोल्ट बच जाता है। इसीलिए सैलिनिटी इससे डिटरमाइन की जाती है, सोर्सेस के अंदर रेन वाटर को भी लिया जाता है। इसके बाद आता है फैक्टर अफेक्टिंग द सैलिनिटी। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिनके कारण सैलिनिटी इंपैक्ट होती, इवापोरेशन, इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैलिनिटी। इवापोरेशन बढ़ेगा, सैलिनिटी बढ़ेगी। इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैलिनिटी, जैसे जैसे वाटर इवापोरेट होकर आसमान में जाएगा वैसे वैसे सैलिनिटी बढ़ेगी। क्यों, समुद्र के पानी के ऊपर जब सूरज की किरणें गिरेगी तो वाटर इवापोरेट होगा। अब इवापोरेट हमेशा फ्रेश वाटर होता है, जो भाप होती है वो भाप के अंदर फ्रेश वाटर होता है, तो फ्रेश वाटर तो ऊपर चला गया, बट इसके अंदर जो पानी था, नमक था, वो तो नीचे वाले पानी में मिल गया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक थाली है ना, इस थाली के अंदर मैंने 2 kg वाटर डाल दिया, ठीक है, सैलिनिटी के लिए 1000 ले रहा हूं, इतना मैंने पानी भर दिया, और इस पानी के अंदर कितना नमक है, 200 ग्राम नमक डाल दिया। दिन भर से इसको मैंने धूप में रख दिया, जब इसको दिन भर धूप में रखा, अगले दिन धूप में रखा, उसके अगले दिन धूप में रखा, तो इसमें कितना पानी इसका उड़ गया, 1 kg वाटर इसका उड़ गया। अब इसके अंदर कितना बचा, 1 kg। नमक कितना, अभी भी 200 ग्राम। तो पहले ये नमक बेटा, पहले ये नमक 200 ग्राम कितने पानी में था, 2 kg ऑफ वाटर में। 1 kg ऑफ वाटर विल इवापोरेटेड, जैसे 1 kg ऑफ वाटर इवापोरेट हुआ है तो बचा हुआ 1 kg के अंदर अभी भी 200 ग्राम पानी बचा हुआ है। ठीक है बच्चा, तो ये हमारा एक परफेक्ट वो बन जाएगा कि इवापोरेशन के साथ साथ सैलिनिटी भी इंक्रीज होती जाती है। प्रेसिपिटेशन, अगर प्रेसिपिटेशन की बात करें तो प्रेसिपिटेशन के अंदर, जैसे मैंने एसिड रेन बोला, तो एसिड रेन के अंदर क्या होता है, एसिड होता है जो कि सोल्ट होता है, तो उसके कारण तो सैलिनिटी आपकी बढ़ जाएगी। बट अगर आप रेगुलर देखोगे ना बच्चा, तो रेगुलर देखने से क्या होता है, इस एरिया के अंदर जब हम रेगुलर चेक करते हैं तो वहां पर क्या पॉइंट आएगा बेटा, कि जब बारिश जितनी ज्यादा गिरेगी सैलिनिटी उतनी कम होगी। क्यों, क्योंकि फ्रेश वाटर ऐड होगा, है ना, तो सैलिनिटी रिड्यूस होगी।
फ्रेश वाटर जैसे ही ऐड होगा सैलिनिटी वैसे ही रिड्यूस होगी। प्रेसिपिटेशन में हमने जान लिया कि जैसे फ्रेश वाटर ऐड होगा वैसे सैलिनिटी कम होगी, ठीक है। आगे हम जानते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द सैलिनिटी में इन्फ्लक्स ऑफ रिवर वाटर। जो नदियों का पानी जो होता है, नदियों का पानी जब समुद्र के अंदर मिलता है तो धीरे धीरे क्या होता है, उसके अंदर के जो सेडिमेंट्स होते हैं वो सेडिमेंट्स तो पानी में सैलिनिटी बढ़ा देते हैं, बट जो मीठा पानी, ये जो मीठा पानी नदी अपने साथ समंदर में मिलाती है, ये मीठा पानी उस वक्त उस पर्टिकुलर मोमेंट पर सैलिनिटी को रिड्यूस कर देता है। मतलब दो समझ रहे हो, एक पॉइंट पहला ये है कि मीठा पानी के साथ जो सेडिमेंट्स आ रहे हैं वो जिम्मेदार है सैलिनिटी को बढ़ने के लिए लॉन्ग टर्म, बट जो मीठा पानी खुद आ रहा है वो सैलिनिटी को कम करता है, ठीक है। तो इन्फ्लक्स जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा कम सैलिनिटी होगी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये, ठीक है। जितना इन्फ्लक्स होगा मीठे पानी का उतनी कम समुद्र के अंदर आपको सैलिनिटी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या होता है बेटा, जितना ज्यादा बर्फ मेल्ट होता जाता है पोल के पास उतना ही ज्यादा मीठा पानी समुद्र के अंदर ऐड होता जाता है। मतलब पोल पर बर्फ होती है, हम सब जानते हैं, उस बर्फ के ऊपर जब धूप गिरेगी तो धूप गिरने से वो पिघलेगी तो पानी बनेगी, पानी किस में ऐड होगा, समंदर के अंदर। तो जितनी ज्यादा आइस मेल्ट होगी आपकी, जितनी ज्यादा आपकी आइस मेल्ट होगी उतनी ही कम आपकी सैलिनिटी होगी, ठीक है। तो जितना ज्यादा मीठा पानी समंदर के अंदर ऐड होता जाएगा उतनी ही कम उसकी सैलिनिटी होती जाएगी। अब बात करते हैं सैलिनिटी इन इंडिया। हमारे देश के अंदर सैलिनिटी का क्या सीन है। तो हमारी कंट्री के अंदर सैलिनिटी में बेटा क्या होता है, यहां से कई नदियां निकली, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। तो ये जो नदियां है जब ये आती है इधर, तो इसके अंदर बे ऑफ बंगाल के अंदर जब नदियां आती है तो यहां पर रेगुलर मीठा पानी ऐड होता है, तो मीठे पानी की ऐड होने के कारण इसकी सैलिनिटी हो गई कम। अरेबियन सी के अंदर नर्मदा आती है, ताप्ती आती है, माही आती है, इतनी नदी आती है, बाकी कुछ नहीं आता, तो इसकी सैलिनिटी ज्यादा होगी कंपैरेटिवली, ठीक है। एक की सैलिनिटी कम क्यों हुई, इसलिए कम हुई क्योंकि वहां पर मीठा पानी जो है नदियां ऐड कर रही है और दूसरी तरफ मीठा पानी नदियां कम ऐड कर रही है, तो कम ऐड करने के कारण उसकी सैलिनिटी बढ़ जाती है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी की बात कर ले वर्ल्ड वाइज, तो वेरिएशन इन सैलिनिटी इज फाउंड बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। पहला आपका हॉरिजॉन्टली भी सैलिनिटी में अंतर आएगा बेटा, हॉरिजॉन्टली भी अंतर आएगा और विद द डेप्थ भी अंतर आएगा। तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सैलिनिटी में क्या चेंज होता देखते हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल, तो ऑन एन एवरेज सैलिनिटी डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। हम बात करेंगे इक्वेटर से लेकर के पोल तक, तो सैलिनिटी घटती जाएगी। क्यों, क्योंकि पोल पर मीठा पानी रहेगा जो ऐड होगा ओशन के अंदर, तो वहां आपकी सैलिनिटी कम कर देगा, ठीक है। तो इक्वेटर से लेके पोल तक अगर हम नेचुरल वे की बात करें, एक जनरल वे में बात करें, तो सैलिनिटी होगी कम, परंतु हाईएस्ट सैलिनिटी जो होगी वो आपके ट्रॉपिकल ओशन के ऊपर मिलेगी। ट्रॉपिकल ओशन के ऊपर क्यों मिलेगी, इक्वेटर पर क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि इक्वेटर के पास क्या सीन होता है बेटा, रेगुलर बारिश होती है, रोज बारिश होती है, तो वो सैलिनिटी मिनिमाइज हो जाती है। बट ट्रॉपिकल एरिया जो ऐसा होता है वहां पे सिर्फ 4 महीने बारिश होती है, बाकी के 8 महीने सिर्फ धूप गिरती है, तो इसलिए हाईएस्ट सैलिनिटी इनक्लोज्ड सी के अंदर रिकॉर्ड होती है ट्रॉपिकल एरिया के ऊपर, ठीक है। लगभग कितनी 35 पार्ट पर 1000 सैलिनिटी आपको यहां देखने को मिल जाएगी। द हाईएस्ट सैलिनिटी इज ऑब्जर्व्ड इन 20 to 40 डिग्री एंड इट्स 36 डिग्री। हाईएस्ट सैलिनिटी ऑब्जर्व की जाती है 20 डिग्री से लेकर के तो 40 डिग्री नॉर्थ तक। 20 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री नॉर्थ तक का जो पार्ट होता है ओशन के अंदर, वो कहां होता है, कौन से ओशन के अंदर होता, वो पार्ट आपको देखने को मिलेगा। 20 डिग्री से 40 डिग्री का पार्ट कौन से ओशन के अंदर मिलता है हमको, आपके नॉर्थ में हम बात करेंगे तो अटलांटिक ओशन आ जाएगा, फिर उसके बाद है तो जो कई सारे इनलैंड सीज आते हैं जैसे कैस्पियन सी, ब्लैक सी, रेड सी, इस एरिया की सैलिनिटी 36 तक जाएगी। नियर द पोल सैलिनिटी इज 31 to 33 ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ मेल्टिंग आइस। मैंने आपको बताया था कि पोल के पास आइस मेल्ट होती है और उस आइस के मेल्ट होने के कारण वहां की सैलिनिटी कंपैरेटिवली कम होती है, ठीक है बच्चा। चलिए, कुछ जगह है जहां की सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, कुछ पॉइंट्स है हाईएस्ट सैलिनिटी वाली जगह। लेक वॉन टर्की के अंदर है,
टर्की के अंदर है जिसकी सैलिनिटी 330 ग्राम है। लेक वॉन टर्की के पास है जिसकी सैलिनिटी 330 ग्राम है। ठीक है, दूसरा आ जाएगा डेड सी, मतलब मृत सागर, जो जॉर्डन इजराइल की बॉर्डर के पास है, इसकी सैलिनिटी 238 पार्ट पर 1000 है। इसके बाद अगला आता है आपका ग्रेट सॉल्ट लेक जिसकी सैलिनिटी 220 पार्ट पर 1000 है। तो ये कुछ जगह है जहां की सैलिनिटी है। ये जो आदमी है ये डेड सी के अंदर है बेटा। अब ये जो डेड सी के अंदर आपको न्यूज़पेपर पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब ये डूब नहीं रहा, डूब नहीं रहा है, मतलब ये समुद्र के अंदर है, ये तैर भी नहीं रहा पर ये डूब भी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उस पानी की डेंसिटी बढ़ गई। बताया था ना, सैलिनिटी इंपैक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, तो उसकी डेंसिटी बढ़ गई उस पानी की, तो डेंसिटी बढ़ गई तो पानी थोड़ा गाढ़ा हो गया, गाढ़ा हो गया तो आदमी डूब ही नहीं रहा उसके अंदर। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको तैरते नहीं आता हो तो आप डेड सी के अंदर चले जाइए, वहां आप तैर लीजिए। अच्छा, आप बताइए कौन कौन से, आप कमेंट करके बताना कौन कौन बच्चों को तैरते आता, कौन कौन बच्चों को तैरते नहीं आता। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा आपको अगले लेक्चर में मुझे आता है या नहीं आता है। ओके बेटा, चलिए। इसके बाद है तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें सैलिनिटी के, कि सैलिनिटी वर्टिकली कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, सैलिनिटी इंक्रीजेस विथ डेप्थ। जैसे जैसे आपकी गहराई बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपकी गहराई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी सैलिनिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो लोअर सलाइन वाटर प्रेजेंट अबाउ द हाई सलाइन वाटर, ऊपर की तरफ लो सलाइन वाटर रहेगा, ये वाला लेस सलाइन, और नीचे की तरफ आपका मोर सलाइन वाटर रहेगा। लेस सलाइन वाटर मोर सलाइन वाटर को जो लाइन डिवाइड करेगी, इस शार्प चेंज वाली लाइन को हम बोलेंगे हेलोक्लाइन। हेलोक्लाइन क्या होती है? हेलोक्लाइन एक ऐसी लाइन होती है जहां से सैलिनिटी शार्पली डिक्लाइन हो जाती है। शार्पली चेंज इन सैलिनिटी, कहां पर आपको शार्पली चेंज इन सैलिनिटी कहां देखने को मिलेगा? हेलोक्लाइन के अंदर बच्चा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब सैलिनिटी हो गई, प्रॉपर्टी जो थी ओशन वाटर की, उन प्रॉपर्टीज के अंदर हमने सैलिनिटी को देख लिया। ठीक है, सैलिनिटी कंप्लीट हो गई। अब देखेंगे कि यहां पर टेम्परेचर का प्रभाव किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से टेम्परेचर इंपैक्ट करता है। ठीक है, तो द ओशन वाटर गेट हीटेड अप जस्ट लाइक लैंड। जिस प्रकार से जमीन गर्म होती है ठीक उसी प्रकार से ओशन का वाटर भी गर्म होता है। द ओशन वाटर इज गेट हीटेड अप जस्ट लाइक लैंड, लैंड की तरह ही वो गर्म होता है। परंतु द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ ओशन वाटर इज स्लोअर देन लैंड, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज द स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट जो होती है, स्पेसिफिक हीट किसकी? पानी की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, ये आराम से गर्म होता है, आराम से ठंडा होता है। तो इसकी स्लोअर प्रोसेस होती है बच्चा। कैसी प्रोसेस होती? स्लोअर प्रोसेस इसकी होती है। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, फैक्टर अफेक्टिंग द टेम्परेचर। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो टेम्परेचर को इंपैक्ट करते हैं? तो आप लोगों को याद होंगे कि मैंने पहले भी आपको ऐसे के ऐसे फैक्टर कब बताए थे, जब मैंने आपको टेम्परेचर पढ़ाया था, इंसोलेशन पढ़ाई थी, तो वहां पर भी कुछ इसी प्रकार के फैक्टर थे। मतलब सैलिनिटी जो होती है कुछ इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जिसके अंदर लेटीट्यूड थी, अनयूजुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, प्रिवेलिंग विंड्स, ओशन करंट्स एंड लोकल वेदर कंडीशन, ये चेंज करती। एक एक करके सबको जानते हैं। सबसे पहला बात करते हैं बेटा आपके किस एरिया की? सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है, या फिर हमारे टोरिड जोन की। तो टोरिड जोन के ऊपर आपकी सनलाइट ज्यादा गिरेगी। जब टोरिड जोन के ऊपर सनलाइट ज्यादा गिरेगी तो यहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा। वहीं पोलर एरिया की बात करूं तो पोलर एरिया पर सनलाइट कम होगी तो यहां का टेम्परेचर कम होगा ओशन का। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार लैंड का होता था।
तो टेम्परेचर यहां पर ज्यादा कहां पर, टोरिड जोन में, और टेम्परेचर कम कहां पर, आर्कटिक सर्कल के बियॉन्ड, ठीक है, और अंटार्कटिक सर्कल के बियॉन्ड। तो लेटिट्यूडनली इक्वेटर से पोल तक जाने पर तापमान हॉरिजॉन्टली कम होता है, बट हाईएस्ट टेम्परेचर आपका ट्रॉपिक्स पर रिकॉर्ड होगा। क्यों? क्योंकि इक्वेटर के पास रोज रेनफॉल हो जाती है और रोज रेगुलर ठंडी बारिश होने के कारण यहाँ का तापमान कम होता जाता है। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आ जाता प्रिवेलिंग विंड्स। प्रिवेलिंग विंड किस तरह से आपके टेम्परेचर को डिटरमाइन करती है। अब प्रिवेलिंग विंड्स में क्या होता है, प्रिवेलिंग विंड्स ऑन ओशन करंट। प्रिवेलिंग विंड्स, अगर आपके पास विंड, प्रिवेलिंग विंड्स में बेटा जैसे हमारे पास विंड आ रही है, अगर वो विंड गर्म है तो विंड क्या करेगी, हमारे समुद्र का तापमान बढ़ा देगी। प्रिवेलिंग विंड अगर गर्म है, लोकल विंड्स होती कई सारी, ठीक है, जैसे सिरोको है, जैसे हर्मटन है, तो अगर वो विंड वार्म है तो वार्म विंड क्या करेगी, उसका टेम्परेचर रेस कर देगी। वार्म विंड क्या करेगी, उसका टेम्परेचर रेस कर देगी। तो प्रिवेलिंग विंड अगर कोल्ड होगी तो उसका टेम्परेचर रिड्यूस कर देगी, जैसा हमने वहां पढ़ा था। तो वार्म विंड, ऑनशोर ऑफशोर विंड डिपेंड करती है कि उसका तापमान कैसा रखना। करंट्स की बात करें, ओशन करंट की, तो ओशन करंट्स क्यों चलते हैं, समुद्र के पानी को बैलेंस बनाए रखने के लिए ओशन करंट एक जगह से दूसरी जगह की तरफ चलते हैं। तो वार्म करंट्स इक्वेटर से चलेंगे पोल की तरफ, और कोल्ड करंट पोल से चलेंगे इक्वेटर की तरफ। इस तरह से करंट्स का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, और यही करंट्स तापमान को बैलेंस बना के रखते हैं। ओशन करंट्स और सैलिनिटी को, ओशन करंट्स और प्रिवेलिंग विंड्स को कंप्लीट किया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो हमारा आता है, जो सैलिनिटी को डिटरमाइन करता है, दैट इज द लोकल वेदर, जो टेम्परेचर को डिटरमाइन करता है, दैट इज लोकल वेदर कंडीशन। लोकल वेदर कंडीशन में क्या होता है बच्चा, कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इस पर जैसे बारिश होगी, इस पर जैसे ही बारिश होगी, यहां पर बादल छा जाएंगे, तो समुद्र के ऊपर सूरज की रोशनी नहीं पड़ पाएगी, और जब समुद्र के ऊपर सूरज की रोशनी नहीं गिरेगी तब समुद्र का तापमान कम होगा। तो लोकल वेदर कंडीशन भी टेम्परेचर को इंपैक्ट करते हैं बेटा। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो इक्वेटर से लेकर के तो पोल तक जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। कहां से, इक्वेटर से लेकर के तो पोल तक जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट विल बी द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, जैसा कि सैलिनिटी में भी हुआ था कि लाइक सैलिनिटी टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, बट द हाइएस्ट टेम्परेचर नेवर रिकॉर्डेड नियर इक्वेटर। कभी भी हाईएस्ट टेम्परेचर इक्वेटर के पास रिकॉर्ड नहीं होता है। वो कहां रिकॉर्ड होगा, इट रिकॉर्डेड इन द इनक्लोज्ड सी ऑफ ट्रॉपिकल ओशन। जो ट्रॉपिकल ओशन होते हैं, उन ट्रॉपिकल ओशन में भी जो एकदम बंद होते, सब तरफ से जमीन से घिरे होते, सब तरफ से जमीन गर्म होगी, गर्म होकर के अपनी कंडक्शन एनर्जी के साथ साथ पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफर होकर उनको गर्म करेगी। पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफर होकर जब उनको गर्म करेगी तब जाकर के उसका तापमान बच्चा बढ़ता है। बात समझ में आ गई? ओके। अब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें टेम्परेचर के अंदर, तो टेम्परेचर का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ओशन इज ऑलवेज एट द सरफेस। जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है ओशन का वो सबसे ज्यादा होता है सरफेस पर, बिकॉज इट रिसीव डायरेक्टली इंसोलेशन फ्रॉम द सन। इसको डायरेक्टली सूरज से रोशनी मिलती है, ठीक है। वर्टिकली हम बात करें तो ओशन के सरफेस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक फोटिक जोन जहां पर सूरज की किरणें जाती है, और दूसरा जहां पर सूरज की किरणें नहीं जाती। तो जहां सूरज की किरणें जाती है वो हो जाएगा इट रिसीव सनलाइट, वो सनलाइट को रिसीव करेगा, ठीक है। दूसरा जहां पर सूरज की किरणें नहीं जाती वो सनलाइट को रिसीव नहीं करेगा। तो फोटिक जोन जो होता है वो फोटिक जोन के अंदर तापमान ज्यादा होगा और ए फोटिक जोन के अंदर तापमान कम होगा। द लाइन फ्रॉम वेयर टेम्परेचर शार्पली डिक्लाइन इज टर्म्ड एज थर्मोक्लाइन। एक ऐसी लाइन, जैसे ये ऊपर का तो हो गया आपका फोटिक जोन, वो नीचे का हो गया आपका और इन दोनों के बीच की जो लाइन है, दिस लाइन इज योर थर्मोक्लाइन। सैलिनिटी में जो लाइन थी उसका नाम क्या था, हेलोक्लाइन। यहां पर जो लाइन आई उसका नाम क्या आ गया, थर्मोक्लाइन, जहां से तापमान शार्पली डिक्लाइन होने लगता है। ये इस तरह से चलता है। ऊपर दिस विल योर फोटिक जोन, और इस फोटिक जोन के नीचे जो समंदर बचा दिस इज दी
एफोटिक जोन, दिस विल बी दी एफोटिक जोन। तो फोटिक जोन एंड एफोटिक जोन। अब ये इस तरह से कुछ ग्राफ होता है जो तापमान को बताता है, ठीक है। जैसे ये है आपका क्या, ट्रॉपिक्स, ठीक है। ये जो 20 डिग्री बता रहा है ये आपका है 45 डिग्री वाला एरिया। ये जो 10 डिग्री बता रहा है ये आपका 65 डिग्री वाला एरिया, और जो 0 डिग्री बता रहा है ये आपका 90 डिग्री पोल वाला एरिया। तो ट्रॉपिक पर तापमान होगा 30 डिग्री, ये टेम्परेचर है ना, और ये लोकेशन है। तो ट्रॉपिक पर तापमान होगा 30 डिग्री, नीचे आने के बाद 1000 मीटर के बाद जाकर को डिक्लाइन होकर 0 डिग्री पाएगा, है ना, एकदम से ग्राफ ऐसे गिरा। 45 डिग्री पर तापमान 45 डिग्री पर तापमान होगा 20 डिग्री, और ये रिड्यूस होकर के 500 मीटर पे कम हो जाएगा, है ना, और 0 हो जाएगा। फिर 0 डिग्री पोल के ऊपर तापमान कितना होगा, 0 डिग्री, और नीचे तक भी 0 ही चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से डिटरमाइंड होता है बच्चा ये ग्राफ कि ट्रॉपिक से सबसे नीचे तक का पानी गर्म होता है, वहीं इक्वेटर के ऊपर पानी बहुत पहले से ही ठंडा रहता है, ठीक है। जो ट्रॉपिक है यहां पर बहुत नीचे जाना पड़ता उसको 0 डिग्री के लिए, ठीक है, और यहां पर 20 डिग्री पर थोड़ा कम नीचे जाना पड़ता, मतलब 500, और 0 डिग्री जो मतलब 90 डिग्री जो पोल होता है वहां पर 0 डिग्री सरफेस से ही चालू हो जाता है बेटा, ठीक है। ओके, अब हमारा सैलिनिटी भी कंप्लीट हो चुका, हमारा टेम्परेचर भी कंप्लीट हो चुका, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ ओशन वाटर एंड व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड द ओशन, बोथ द पार्ट्स वर कंप्लीटेड, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कुछ क्वेश्चन। विच सोल्ट फाउंड द मोस्ट इन ओशन, कौन सा सोल्ट ओशन के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। द सोल्ट विच इज फाउंड द मोस्ट इनसाइड द ओशन इज सोडियम क्लोराइड, ये सबसे ज्यादा मात्रा में हमें ओशन के अंदर मिलता है। तो NaCl विल बिकम द आंसर, सी विल बिकम द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सैलिनिटी ऑफ ओशन इज मेजर्ड बाय, सैलिनिटी ऑफ ओशन को हम किस चीज से मेजर करते हैं। तो मैंने आपको बताया था 1 kg वाटर के अंदर, 1 kg वाटर के अंदर कितने ग्राम नमक है, मतलब पार्ट पर 1000 से हम मेजर करते हैं। तो पार्ट पर 1000 इट मींस डी विल बिकम द राइट आंसर, ठीक है बच्चा, ठीक है। परसेंटेज 100 पे होता, पार्ट पर मिलियंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, और ग्राम पर मीटर क्यूब आपका डेंसिटी बताएगा, बट ये हमें सैलिनिटी यहां पर जानना है बच्चा जी। अगला, द जोन ऑफ ओशन वेयर सनलाइट पेनिट्रेट, सबडक्शन, एफोटिक, फोटिक, या फिर नन ऑफ द अबव। तो दिस इज द ओशन, इस ओशन का ये वाला पार्ट जो ऊपर ऊपर का है, स्टार्टिंग के 200 मीटर, दिस इज द फोटिक जोन, और लेटर के 200 एफोटिक जोन, ठीक है। तो ऊपर का फोटिक जोन, नीचे का एफोटिक जोन, ठीक है। तो हमको जहां पर सनलाइट पेनिट्रेट होती है वो कौन सा जोन होगा बेटा, जहां पर सनलाइट आपकी पेनिट्रेट होती है वो जोन हो जाएगा आपका एक जोन। अगला, द लाइन इनसाइड द ओशन फ्रॉम वेयर टेम्परेचर डिक्लाइन शार्पली, वाओ, समुद्र के अंदर की, ये समुद्र है, इसके अंदर ये एक लाइन है, यहां तक तो तापमान सेम रहेगा, पर इसके बाद एकदम से शार्पली डिक्लाइन करेगा। तो इस लाइन को मैं क्या नाम दूंगा, थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन वो लाइन होगी जहां से तापमान शार्पली डिक्लाइन हो जाएगा। हेलोक्लाइन जहां से शार्पली सैलिनिटी डिक्लाइन होगी, ठीक है। आइसोहेलाइन वो जगह जो सेम सैलिनिटी को ज्वाइन करे, ठीक है। तो हमारा आंसर यहां पर थर्मोक्लाइन बन जाएगा। शार्पली डिक्लाइन इन सैलिनिटी किसके अंदर, हेलोक्लाइन के अंदर। तो बी विल बिकम द राइट आंसर। अगला, द हाइएस्ट सैलिनिटी इज रिकॉर्डेड बाय, हाइएस्ट सैलिनिटी यहां पे जो गिवन एरिया है इनमें कहां रिकॉर्ड की गई है। लेक बेकाल रशिया के अंदर है, नहीं। लेक वॉन टर्की के अंदर है, जी हां, यहां पर हाईएस्ट सैलिनिटी रिकॉर्ड की गई है। लेक विक्टोरिया अफ्रीका के अंदर है, और लेक सांभर
हमारे देश राजस्थान के अंदर आता है लेक काम्भर। आगे, हाउ टेम्परेचर वेराइज व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। ये धरती है, ये पोल है, तो जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो समुद्र के तापमान में कैसा बदलाव आता है। जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम या फिर नन ऑफ द अबव। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना। वहां पे डायरेक्ट इंक्रीज डिक्रीज मत लिखना, वहां पे पूरा सेंटेंस लिखना कि व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल द टेम्परेचर डिक्रीज, मतलब मैंने सही नहीं बता रहा हूं, द टेम्परेचर डेस। ठीक है, अगला, विच इज नॉट अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। जितने भी आपको यहां बता रखे इनमें से कौन सा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड नहीं है। वर्ल्ड क्लाइमेटिक वाले रीजन के अंदर मैंने आपको टेम्परेट ग्रासलैंड भी पढ़ाया, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी पढ़ाया, तो इनमें से कौन सा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड नहीं है। सवाना, लानोस, कॉम्पोस या फिर स्टेपिस। तो सवाना कहां मिलता है, अफ्रीका के अंदर। लानोस और कैंपोस कहां मिलता है आपका, साउथ अमेरिका के अंदर। और स्टेपिस कहां मिलता है आपको, सेंट्रल एशिया, मतलब सेंट्रल एशिया, मतलब अ काइंड ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड। तो ये टेम्परेट ग्रासलैंड आपको उस एरिया के अंदर दिखाई देगा बच्चा। ठीक है, सो डी विल बिकम द राइट आंसर। अगला, विच क्लाइमेट इज नोन फॉर द वाइन प्रोडक्शन। बताइए कि अंगूर से वाइन बनाने का, जो अंगूर से वाइन बनाने का कल्चर है, कौन से क्लाइमेट के अंदर शूट करता है, कहां पर इतनी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है। तो वो जगह जहां पर ठंड में बारिश हो वहां अंगूर पकते हैं, क्योंकि अंगूर इज अ सिट्रस फ्रूट। तो सिट्रस फ्रूट से वाइन बनाई जाती है। और वाइन कहां बनाई जाती है, इक्वेटर, डेजर्ट, मॉनसून या फिर मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट। तो इस मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट के अंदर वाइन को बनाया जाता है बेटा। सो डी हमारा यहां पर एकदम सही जवाब बन जाएगा। किसी को कोई डाउट हो बताओ, कोई डाउट है, क्लियरली समझ में आ गया। ये चीजें आपको देखना है बेटा। ठीक है, चलिए अगला, विच इज कॉल्ड बिग गेम कंट्री। कौन सी कंट्री को हम बिग गेम कंट्री के नाम से जाना जाता है। तो सवाना को बिग गेम और पार्कलैंड कंट्री के नाम से जाना जाता है। सवाना को बिग गेम और पार्कलैंड कंट्री के नाम से बच्चा जाना जाता है। लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, या तो सहारा डेजर्ट है, या शिहुआहुआ डेजर्ट है, या आटाकामा डेजर्ट है। कौन सा डेजर्ट है, तो शिहुआहुआ डेजर्ट जो है वो लार्जेस्ट डेजर्ट है। कहां का, नॉर्थ अमेरिका का। सहारा डेजर्ट अफ्रीका के अंदर है, आटाकामा डेजर्ट पेरू के अंदर है। अगला, कैंटाबरी ग्रासलैंड फाउंड इन विच कंट्री। कैंटाबरी ग्रासलैंड कौन सी कंट्री के अंदर पाई जाती है, इंडिया, साउथ अफ्रीका, साउथ नॉर्थ अमेरिका या फिर न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के अंदर जो ग्रासलैंड मिलती है उस टेम्परेट ग्रासलैंड को हम कैंटाबरी ग्रासलैंड कहते हैं। ठीक है बच्चा, तो आज का ये जो सेशन है हमारा, इसे हम यहीं एंड करते हैं बेटा। आज का ये जो हमारा सेशन है, इस सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।